हाँ जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी भी सेक्शन या आर्टिकल होता है वो होता है 1, किसी भी लॉ का। होता क्या इसमें? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। मतलब इसका नाम क्या होगा? जिस तरीके से इसका नाम है दी कानूने शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंट क्या होता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन किधर है? कुछ जो एक्ट्स होते हैं वो होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। कुछ होते हैं वो एक ख़ास प्रोविंस में, या इवन कुछ होते हैं प्रोविंस के भी कुछ हिस्से तक के उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये होती है उसकी एक्सटेंट। तो क्यूएसओ जो है ये आपका अक्रॉस द कंट्री या ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं पे भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी है इसकी? आपकी सिविल, क्रिमिनल, मिलिट्री और जितने भी सारे ट्रायल्स हैं, प्रोसीडिंग्स, हर जगह पे एप्लीकेबिलिटी है। इसकी एक्सेप्शन है क्यूएसओ की आपके फैमिली लॉज, ठीक है। अब ज़रा इसको हम देखते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग्स इन आर बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशल और कोजाए जुडिशल। अच्छा, जुडिशल तो होती है एक, मतलब जज बैठा होता है और उसका काम सिर्फ यही होता है। कोजाए जुडिशल होता है कि उनके पास कुछ जुडिशल पावर्स आ जाती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। तो उनके पास जो जुडिशल पावर्स होती हैं वो कोजाए जुडिशल होती हैं। जिस तरह आपके असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, इनके पास भी कुछ जुडिशल पावर्स होती हैं। मोस्टली अगर आप में से कोई लैंड रेवेन्यूज़ को देखता है तो उसमें से कुछ केसेस आते हैं जो कि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उनको हेयर कर रहा होता है, तो उसमें ये चलती हैं। अच्छा जी, और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर और इसका फैमिली कोर्ट में, ठीक है। तो ये वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आगे इसका जो नंबर 2 आर्टिकल है उसमें आपने देख लेनी है इसकी डेफिनेशन सारी, ठीक है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, हु में टेस्टिफाई, मतलब कि कौन कोर्ट में गवाही दे सकता है। क्या एक मर्द गवाही दे सकता है, औरत गवाही दे सकती है, एक बच्चा गवाही दे सकता है, एक जो लुनेटिक है, पागल है, वो गवाही दे सकता है, या एक ऐसा बंदा है जिसे कोर्ट स्पेसिफिकली बार करे कि वो गवाही नहीं दे सकता कोर्ट में। तो ये है बेसिकली कि कौन कोर्ट में गवाही दे सकता है। आप अगर इस बेयर एक्ट को देखें तो इसमें है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई। अच्छा, अब इसमें आगे एक्सेप्शन देखें कि सबसे पहले, अच्छा जी, इफ़ दे प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन क्या है? यहाँ तक उसने कह दिया कि हर बंदा कोर्ट में गवाही दे सकता है। एक्सेप्शन
या उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है या रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी तरीके से आ सकता है कि अगर उसे क्वेश्चन पुट किया जाए और वो उसका रैशनल आंसर कर सके, देन ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अगर एक बच्चा है 10 साल का, उससे जज पूछता है कि हाँ जी बताएं, आपने ए को बी को मारते हुए देखा है, और वो ना सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे बल्कि उसका एक्यूरेट जवाब दे दे, देन ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई। लेकिन अगर एक 40 साल का बंदा जो कि उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड था, उसने नशा किया हुआ था, या वो जहनी मरीज़ है, उसे पता नहीं है, जज उससे कुछ पूछ रहा है, वो अपनी कुछ सुना रहा है, उसे पता ही नहीं है कैसे जवाब देना है या क्या जवाब देना है, या वो याद नहीं रख सका, देन दैट पर्सन इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस टू ट्राई। ठीक है। इसकी एक और एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट किसी एक बंदे को स्पेसिफिकली बार करती है या डिक्लेयर करती है कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है क्योंकि वो पहले कोर्ट में झूठी गवाहियाँ देता साबित हुआ था, तो कोर्ट उसको कह सकती है कि आज के बाद ये कोई भी केस में गवाही नहीं दे सकता। तो इन ये एक्सेप्शन है जिसमें लुनेटिक यानी कोई पागल जो कि सही तरीके से सवाल को समझ ना सका हो, कोई ऐसा बच्चा, ऐसा माइनर, मतलब बहुत ही कम एज का 3 साल का बच्चा नहीं जिसे पता, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, या जिसे कोर्ट ने स्पेसिफिकली बार ना किया हो। ठीक है, तो ये उसकी एक्सेप्शन है। बाकी हर बंदा जो क्वेश्चन को समझ सके, उसका जवाब दे सके, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब यहाँ तक आपने आर्टिकल इसे देख लिया है कि कौन गवाही दे सकता है। अब आगे इसके कुछ फर्दर, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल आई थिंक 15 तक जाती हैं। वो उसे कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे हम उसको देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। 5 देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। एक आदमी है ए, उसने एक औरत बी से शादी की, और इस शादी के अरसे में उसने उसको बताया कि मैंने सी के घर से चोरी की है। ठीक है, ए बाद में पकड़ा गया, कोर्ट में उसका केस चला। अब कोर्ट बी को कंपेल नहीं कर सकती या बी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो ए के खिलाफ गवाही दे कि जी इसने चोरी की थी और आपको इसका पता है। अब ये क्या चीज़ है? ये है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज अब ये है इसमें। अच्छा, तो ड्यूरिंग मैरिज कोई भी कम्युनिकेशन मियाँ बीवी के दरमियान हो, अगर वो एक बंदा बताना भी चाहे कोर्ट में, ठीक है, हमने पिछले आर्टिकल्स में देखा था कि हु में टेस्टिफाई। अब ये देखें, मियाँ या बीवी ये दोनों कॉम्पिटेंट भी हैं, मेजर भी हैं, रैशनली आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट उस मैरिज को या उस सेंटिटी को या दोनों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है उसको किसी भी डर या खौफ से दूर रखने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है कि ताकि वो फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकें। एक्सेप्शन क्या है इसकी? अगर मियाँ बीवी का ही एक दूसरे के खिलाफ को केस है, मतलब तलाक का या खुला का या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, तब वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप में से किसी ने कोई देखा हो फैमिली केस, उसमें है कि जी शुरू से ही नशा करता है, घर आके मारता पीटता है, गालियाँ देता है। अब ये औरत जो कह रही है, या इवन अगर मर्द कह रहा है कि मेरी औरत के जी ताल्लुकात सही नहीं थे, मतलब इस तरीके की आपको मिलेंगी पिटिशंस, क्योंकि इनका आपस में अब एक डिस्प्यूट चल रहा है। सिर्फ उस सूरत में ये एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अदरवाइज इन एनी अदर मैटर जिसमें कि ये मियाँ बीवी के दौरान इन्होंने कोई ऐसी कोई कम्युनिकेशन की हो जिसमें कि एक इंक्रिमिनेट हो रहा हो, तो ना कोर्ट, ना जज, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मियाँ को या बीवी को कंपेल कर सकते हैं कि वो उसके खिलाफ गवाही दे। इंटरेस्टिंग है ना?